हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बीए पार्ट फर्स्ट के सेकंड पेपर में लीग ऑफ नेशन या राष्ट्र संघ की बात करेंगे। प्रथम विश्व युद्ध के बाद अंतर्राष्ट्रीय शांति, सुरक्षा और व्यवस्था की स्थापना के लिए एक राष्ट्र संघ, कई विश्व के सभी राष्ट्रों ने मिलकर अपना एक संघ बनाया जिसे राष्ट्र संघ कहा गया। ये बीए पार्ट फर्स्ट के सेकंड पेपर में टॉपिक है। हम इस पे आज चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम राष्ट्रसंघ की भूमिका की बात करते हैं। तो राष्ट्रसंघ की स्थापना पेरिस शांति सम्मेलन का एक महत्वपूर्ण रचनात्मक कार्य था। इसे एक अच्छे विश्व संगठन की प्रगति की दिशा में सफल कदम कहा जा सकता है। यह पहला अंतर्राष्ट्रीय संगठन था जिसके पास वैधानिक अस्तित्व था। इसकी स्थापना को विश्व इतिहास का एक क्रांतिकारी मोड़ बिंदु कहा जा सकता है। राज्यों के मध्य राजनीतिक संबंधों के क्षेत्र में मानव कल्याण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन की प्रणाली को विकसित करने के लिए अब तक किए गए प्रयासों में यह सर्वाधिक महत्वाकांक्षी प्रयास था। यह ठीक है कि प्राचीन काल से लेकर महायुद्ध के पूर्व तक अनेक विचारकों तथा राजनीतिज्ञों ने अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को उन्नत करने का प्रयास किया था, परंतु अंतर्राष्ट्रीयतावाद को विकसित करने की दृष्टि से एक विश्वव्यापी संगठन के निर्माण की दिशा में किसी प्रकार का सक्रिय प्रयास नहीं किया गया था। हम अवधारणा की बात करें तो प्रथम महायुद्ध में अनेक देशों के असंख्य राजनीतिज्ञों एवं विचारकों को विक्षुब्ध कर दिया था और संपूर्ण विश्व युद्ध की विभीषिका से उत्पन्न परिणामों की पीड़ा से कराह रहा था। युद्धोपरांत मानव समाज सोचने लगा कि क्या धुरी राष्ट्रों के विरुद्ध सामूहिक सहयोग से कार्य करने वाली शक्तियों का विश्व शांति की स्थापना के लिए उपयोग नहीं किया जा सकता। प्रत्येक देश में इन विचारों की अभिव्यक्ति हुई और वह व्यर्थ नहीं रही। वर्साई की संधि में समाविष्ट राष्ट्र संघ का कॉन्वेंट इस अभिव्यक्ति का द्योतक था। विश्व युद्ध के सूत्रपात के तुरंत बाद इंग्लैंड और अमेरिका में विश्व संगठन की संभावना के संबंध में विश्व शांति की स्थापना के लिए आशावादी और शांतिवादी आंदोलन की झलक देखने में आने लगी थी। युद्ध काल में इस विचारधारा को और बल मिला और इस तरह से 22 जनवरी 1917 को विल्सन ने अमेरिकी सीनेट को संबोधित करते हुए शांति के लिए विश्व संघ की चर्चा की और धीरे धीरे इसी तरह से भावी युद्धों को रोकने के लिए प्रस्ताव नामक लेख प्रकाशित करवाया। फिर हम राष्ट्रसंघ के जन्म की बात करें तो राष्ट्रसंघ की स्थापना में अमेरिका के राष्ट्रपति विल्सन की भूमिका सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानी जाती है। विल्सन राष्ट्रसंघ की स्थापना का दृढ़ संकल्प लेकर अमेरिका से रवाना हुए थे और शांति संधियों के प्रभावशाली व्यक्तित्व के कारण राष्ट्रसंघ की योजना को प्राथमिकता मिली। इसके बाद पेरिस शांति सम्मेलन शुरू होता है और 10 जनवरी को फिर 1919 को दूसरा प्रारूप तैयार किया जाता है और 10 जनवरी 1920 को राष्ट्रसंघ ने वैधानिक दृष्टि से अपने अस्तित्व को प्राप्त किया और 32 देश इसके संस्थापक बने, जिनकी संख्या आगे चलकर 55 हो गई। केवल मात्र संयुक्त राज्य अमेरिका, सऊदी अरब, यमन, ओमान, नेपाल ऐसे राज्य थे जो राष्ट्रसंघ के सदस्य नहीं थे। धन्यवाद। इस वीडियो में अब हम राष्ट्रसंघ के उद्देश्यों की बात करते हैं। तो राष्ट्रसंघ के प्रतिष्ठाव की प्रस्तावना में राष्ट्रसंघ के उद्देश्यों की व्याख्या भी सम्मिलित है। इसके अनुसार मुख्य उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की वृद्धि तथा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को प्राप्त करना था, परंतु इसकी पूर्ति तभी संभव थी जबकि सभी राष्ट्र यह मान ले कि वे युद्ध को हमेशा के लिए तिरस्कृत कर देंगे, उनके मध्य स्पष्ट, उचित और प्रतिष्ठापूर्ण संबंध बने रहेंगे। सभी सरकारें अपने वास्तविक आचरण में अंतर्राष्ट्रीय कानून एवं न्याय का पालन करेंगी और सभी संगठित राष्ट्र एक दूसरे के साथ व्यवहार में संधि की शर्तों का विवेकपूर्ण पालन करेंगे। राष्ट्रसंघ के उद्देश्यों की बात करें तो वो कुछ इस तरह हम डिस्कस कर सकते हैं। आपसी विवादों को सुलझाकर सुरक्षा की व्यवस्था करना और राज्यों की यथास्थिति को बनाए रखकर अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को कायम रखना। दूसरा, संसार के सभी राष्ट्रों के मध्य भौतिक एवं मानसिक सहयोग को प्रोत्साहन देना और तीसरा, पेरिस शांति समझौतों द्वारा सौंपे गए कर्तव्यों को पूरा करना। अब हम राष्ट्रसंघ की स्थिति की बात करें
तो इसकी व्याख्या करना तो बड़ा कठिन कार्य है। असंख्य लोगों ने संघ के संबंध में ऐसा संबोधन किया है कि वह एक अति राष्ट्रीय लोकसभा, सुपर नेशनल पार्लियामेंट हो, लेकिन अति राज्य नहीं हो सकते हैं ना, सुपर स्टेट नहीं हो सकते थे। अब राष्ट्र सार्वभौम बने रहे और वे अपने अतिरिक्त अन्य किसी सत्ता के आदेश को मानने के लिए कभी तैयार नहीं थे। तो कहने का हम शॉर्ट में ये कह सकते हैं कि इसका जीवन पराश्रित था, फिर भी संघ ने अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक जीवन को एक नया स्वरूप दिया और क्रियात्मक राजनीति को सूत्रबद्ध करने का प्रयास किया। हम राष्ट्रसंघ के प्रमुख अंगों की बात करें तो राष्ट्रसंघ के 3 अंग प्रमुख थे: असेंबली, कौंसिल और सचिवालय। इसके 2 स्वायत्त अंग थे: अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन।